गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में आपका स्वागत है। लीजिए अगले चैप्टर का अगला वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं, सारा इस चैप्टर को मैं समझाऊंगा, आप और ध्यान से सुने, बुक को निकाल लें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है। हिल्टन एवं कमीशन ने सन 1925 में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। सरकार ने कमीशन की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया, परंतु विधानसभा के सदस्यों में अत्यधिक मतभेद होने के कारण इस बिल को स्वीकार नहीं किया जा सका। अतः इस कार्यवाही को सरकार ने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। सन 1929 में केंद्रीय जांच कमेटी ने पुनः रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की। परिणाम स्वरूप इन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया गया। अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य का आरंभ हुआ। बेटा बच्चों, ओटी में या खालिस्तान में सकता है कि रिजर्व बैंक का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य क्या क्या हैं? देखिए, नंबर 1 मुद्रा साख में समन्वय। देखिए यहाँ पर भी दिया है कि जो रिजर्व बैंक है वो क्या कार्य करती है, मुद्रा एवं साख का नीतियों का समन्वय करती है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व मुद्रा एवं साख पर दोहरा नियंत्रण था। यह देश की मुद्रा एवं बैंकिंग के समुचित विकास के हित में नहीं था। अतः केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना करके मुद्रा एवं साख में उचित समन्वय स्थापित करना है। मतलब इनमें एक तालमेल बिठाना है, मुद्रा और साख में एक व्यवस्थित एक तरीके से प्लानिंग करना है, जिससे एक समन्वय बना रहे, एक कहना चाहिए परस जो इस कंडीशन है अच्छी बनी है ना। अगला रुपए के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता। रिजर्व बैंक है जो है वो रुपए और आंतरिक और बाह्य मतलब अपने देश के अंदर और विदेशों में उसके मूल्य में स्थिरता बनी रहे, यह व्यवस्था भी रिजर्व बैंक ही करता है। बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व सभी बैंक अपने नगद कोष अलग अलग रख करते थे। इससे जनता का विश्वास कम रहता था तथा बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो पाती थी। अतः बैंकों के नगद कोषों के केंद्रीकरण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना आवश्यक समझी गई। क्या होता था कि रिजर्व बैंक पहले क्या होता था, बैंकों में नगद कोषों का केंद्रीकरण, यानी जो लोग थे वह नगद अलग अलग रखते थे। इससे क्या होता था, उनके पास पता नहीं पता था कितना कोष है कितना नहीं है। अब बैंकों के पास नगद मतलब रिजर्व बैंक के सभी बैंकों का बैंक है, इसके पास सभी का नकदीकरण या नगद जो फंड है वो रिजर्व बैंक के पास रहता है। बैंकिंग का समुचित विकास, वेरी गुड। देश की बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विकास रिजर्व बैंक की सहायता के बिना संभव नहीं है। माना कि सारी बैंकें ढांचा हैं, पर माइंड जैसे कि कंप्यूटर एक बहुत से पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, पर उसका जो मेन पार्ट होता है माइंड, सीपीयू। तो सीपीयू जो है उसका माइंड जो है, उसी प्रकार सारी प्रोसेसें जो बैंकिंग संबंधी हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही संचालित होती हैं। जैसे मनुष्य की बॉडी में मनुष्य की पूरी संचालित करने की जो तरीका है वो माइंड ही संचालित करता है, वैसे ही रिजर्व बैंक सारी बैंकों को संचालित करता है। ठीक है ना। मुद्रा बाजार का संगठन बहुत दोषपूर्ण था। इसके विभिन्न भागों में किसी भी प्रकार का समन्वय व सहयोग नहीं था। अतः मुद्रा बाजार के इस दोष को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा दोष यानी कि मुद्रा के दोषों को दूर करने, निराकरण के लिए, समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही तो केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कृषि शाख की व्यवस्था। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ कृषि शाख की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। यह आवश्यक हो गया कि कृषि शाख की व्यवस्था के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए। रिजर्व बैंक क्या है? मुद्रा का निर्गमन करना, मुद्रा की आवश्यकता पड़ने पर नई मुद्रा चलन में लाना, नए नए योजनाएं बनाना, किसानों के लिए नई नई सुविधाएं देना, खाद बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर उसे खरीदना, ये बहुत सी और बैंकों के द्वारा उनके मनी को ट्रांसफर करना। तो ये क्या है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे उनको कोई जालसाजी
या धोखाधड़ी ना कर सके। आज आपने देखा होगा मंडियों में सारा माल जाता है तो उनको बोनस मिलता है, सारा पैसा उनको कॉर्पोरेट जो बैंक है उसमें आता है, तो उनको कहीं चोरी डकैती का भय नहीं रहता है। मतलब पूर्णतः सुरक्षित या सुविधा प्रदान करना जिस रिजर्व बैंक के द्वारा ही संभव हो पाया। विदेशों से मौद्रिक संपर्क करना, देखिए विदेशों से व्यापार हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास विदेशी मुद्रा हो। तो ये तभी संभव हो पाया है जब बैंकों ने उस देश की मुद्रा हमारे देश में मनी ट्रांसफर का काम किया। तो यह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बैंकों का ही रहा है। हमारी मुद्रा वह जमा कर लेती है और विदेशी मुद्रा हमें उसके एक्सचेंज करके हमें उपलब्ध कराती है, जिससे हमें देश विदेशों की से व्यापार करने में सुविधा होती है। ठीक है ना। हम विदेशी का मुद्रा का भुगतान अपनी देश की मुद्रा से उतना जमा करके बैंकों के जरिए उस देश की मुद्रा का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। व्यक्तिगत जाने की आवश्यकता नहीं है, हम बैंकों के द्वारा ही किसी का भी भुगतान कर सकते हैं। ये बैंक के द्वारा ही संभव हो पाया है। मतलब बहुत आसान कर दिया है, भुगतान करना है, पेमेंट प्राप्त करना है। पूंजी, रिजर्व बैंक के आरंभ में निजी शेयर होल्डर का बैंक था। इसकी पूंजी 5 करोड़ थी। यह 100 वाले 5 लाख शेयरों में विभाजित थी, परंतु 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने रिजर्व चेक के राष्ट्रीयकरण कर दिया और निजी शेयर होल्डरों के सभी शेयर सरकार ने स्वयं खरीद लिए और प्रत्येक 100 रुपए वाले शेयर के लिए सरकार ने 118.10 मूल्य के रूप प्रदान दिए। वर्तमान में रिजर्व बैंक के पास 5 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के अतिरिक्त संचित कोष 150 करोड़ का है। पहले क्या था, कुछ शेयर होल्डर थे। अब शेयर होल्डर क्या होते हैं बच्चों, एक कंपनी जब संचालित होती है तो उसमें कुछ हिस्सेदार होते हैं। तो वह कंपनी जब अपनी संचालित होती है और अच्छी कंडीशन पर होती है तो शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में वह शेयरों को इशू करती है। क्यों करती है? जब कंपनी को अधिक पैसे की आवश्यकता होती है तो बाजार में अपने नाम से कंपनी के शेयर इशू होते हैं। जो शेयर खरीदना चाहते हैं या जो शेयर कंपनियों में खरीदकर मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह शेयर मार्केट में से उन कंपनी के नाम के शेयरों को खरीद लेते हैं। जब कंपनी को भविष्य में लाभ प्राप्त होता है तो जितने शेयरधारी होते हैं उन सबको उनके शेयर के आधार पर प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। ये पूर्वाधिकारधारी भी हो सकते हैं, समता अंशधारी भी हो सकते हैं। सबकी अलग अलग कंडीशनें होती हैं, सबके नियम अलग अलग होते हैं। प्रबंध, रिजर्व बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय संचालन बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी, 10 संचालक जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 4 संचालक स्थानीय बोर्ड की प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो मतलब मैनेजमेंट करना, मतलब रिजर्व बैंक को कैसे मैनेजमेंट करते हैं इसके लिए एक टीम बनाई जाती है। तो उसमें बहुत से सदस्य जो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त होते हैं, कुछ मंत्रालयों के होते हैं, कुछ सरकार नियुक्त करती है और कुछ मंत्रिमंडलों में से नियुक्त होते हैं। ऐसे करके इन टीमों को गठन करते हैं जो रिजर्व बैंक का संचालन करती है। ठीक है ना, प्रबंधन करती है, मैनेज करती है। बैंक के कार्यालय, रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। बच्चों इसका ऑप्शन आ सकता है, ओटी में आ सकता है, खालिस्तान में आ सकता है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। ठीक है ना, आगे है। परंतु इसमें अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए अपनी नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, हैदराबाद, पटना में अपने स्थानीय कार्यालय भी खोल रखे हैं। ये अपने हेड ऑफिस खोल रखे हैं जगह जगह पर, जो मैंने नाम बताया आपको, क्योंकि ये संचालित करने इसका जो मेन हेड है वो मुंबई में, मुंबई से है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कानपुर है, उसके अधीनस्थ सेंटर खुले रखे हैं जिनसे समय समय पर वह मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है। कौन? रिजर्व बैंक। आगे है बैंक के विभाग। रिजर्व बैंक के प्रमुख विभाग है निर्गमन विभाग, मतलब मुद्रा का निर्गमन करना। ठीक है ना, इस विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा का निर्गमन करना है। अतः यह विभाग ना सिर्फ प्रेस से छापे गए नोटों का सरकारी खजाने में करता है, उनका हिसाब किताब रखता है। कितना पैसा छापा गया, जितने भी पैसे छपते हैं, जितने भी पैसे छपते हैं उनका एक सीरियल नंबर होता है। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा, आपने देखा होगा जब मोबाइल रिचार्ज करते थे हम कार्ड के द्वारा करते थे, अपन 10 रुपए कार्ड, 20 रुपए कार्ड, 50 रुपए का कार्ड लाते थे मोबाइल का, एयरटेल का, आइडिया का। तो उसको स्क्रैच करके 101 स्टार हेड करके हम उसमें डायल कर देते, तो जितने का कार्ड होता था उसमें सारे 12% कट के हमारा मोबाइल रिचार्ज हो जाता था। अब वहाँ पर कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया, तो वो जो 14 नंबर के डिजिट थे आगे पीछे करके उन्होंने
उस कार्ड को पुनः रिचार्ज करने का प्रयास किया पर वो दोबारा काम में नहीं आया। बताओ क्यों? क्योंकि जो कार्ड में जो नंबर डिजिट दिए हुए हैं वह पहले से वहां फीड रहते थे, जो पूरे नंबर वहां मैच करते थे, तभी आपका कार्ड रिचार्ज होता था। ऐसे ही जो मनी वहां शास्त्र निर्माण या मुद्रा का निर्माण जो होता है वो पहले जो डिजिट नोटों के नीचे दिए रहते हैं वो पहले वहां क्या कहते हैं फीड रहते हैं, तभी उतने की मुद्रा छपती है, पूरा उसका हिसाब रखा जाता है क्या इतने की शास्त्र मुद्रा या इतने की मुद्रा छपी है बैंक के द्वारा। ठीक है ना। अगला है बैंकिंग विभाग। इस विभाग का मुख्य कार्य सरकारी लेन देन व सरकारी ऋणों की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त यह अनुसूचित बैंकों के नकद को अपने पास रखता है, समाशोधन क्रय का कार्य भी करता है। देखिए रिजर्व बैंक आम आदमियों को बैंक नहीं देता है, रिजर्व बैंक उपभोक्ताओं को यानी उपभोक्ताओं के खाते उसमें नहीं खुले होते हैं, यह सिर्फ सरकार के लिए ही ऋण उपलब्ध कराता है, सरकार की योजनाओं की या सरकार की उसमें खाते खुलते हैं। ठीक है ना। सरकार को ऋण देने की व्यवस्था रिजर्व बैंक ही करता है। अब आता है बैंकिंग क्रियाओं का विभाग। यह विभाग रिजर्व बैंक एक्ट व बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंतर्गत प्राप्त अधिकारियों के द्वारा बैंकिंग व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करता है। विनिमय नियंत्रण विभाग। यह विभाग विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय एवं इससे संबंधित सभी कार्यों को संपादित करता है। देखिए विनिमय मतलब विनिमय क्या है? आदान प्रदान करना, क्रय विक्रय करना। तो देशी विदेशी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्रय विक्रय बैंकिंग के द्वारा ही किया जा सकता है। बैंकिंग के द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विक्रय करना संभव ही नहीं है, कल्पना मात्र है। औद्योगिक वित्त विभाग। इसका कार्य छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। देखो रिजर्व बैंक का कार्य औद्योगिक विकास मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना, उनको वित्त उपलब्ध कराना रिजर्व बैंक का कार्य होता है। ठीक है ना। औद्योगिक वित्त हो गया। गैर बैंकिंग कंपनी विभाग। इस विभाग का कार्य गैर बैंकिंग कंपनी एवं वित्तीय संस्थाएं की देखभाल करना। कानूनी विभाग। इसका कार्य रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों को कानूनी परामर्श देना तथा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेश व विज्ञप्तियों को तैयार करना। सूद एवं अंग विभाग और निगरानी विभाग। ये मतलब कहना चाहिए कि एक हेड ऑफिस का काम करता है, बैंकों को निर्देश देता है, बैंकों के लिए संचालित करता है और बैंकों के कोषों को स्वीकार करता है और नोट निर्गमन करता है। ये थे बच्चों आज बैंकिंग के कार्य थे, बैंकिंग विभाग थे, है ना। कल हम रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप एक बार पढ़ लें और जो आपको समझ में नहीं आया है आप विद्यालय में आकर संबंधित शिक्षक से संपर्क करें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।